हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू दिस अमेजिंग यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कक्षा 12 का जीव विज्ञान। एंड यहाँ पे हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बता देती हूँ, ये जो जीव विज्ञान का सेट है इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये 2025 के जीव विज्ञान का ये प्री बोर्ड का पेपर है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलने वाला है। एंड इसका जो पूर्णांक है वो है 70 नंबर का। मतलब इस पेपर में आपको 70 नंबर के मार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं। बाकी के जो बायो के बच्चे हैं उनको पता है कि 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलने वाले हैं एंड जैसे आपका प्रेजेंटेशन रहेगा उसमें। इसमें कुछ नोट दिया गया है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 3 घंटे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड जिनमें से आपको 15 मिनट के लिए दिया जाता है उस प्रश्न को पढ़ने के लिए। यहाँ पे आपको जो निर्देश दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जहाँ पे सारे प्रश्न हैं वो सब अनिवार्य और जहाँ पे अथवा लिखा रहेगा वहाँ पे सिर्फ आपको एक ही लिखना रहेगा। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। तो बच्चों ये सारी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लेना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसको मैं सॉल्व करके लाई हूँ आप लोगों के लिए। इसमें सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो जो भी आप लोग अपने एग्ज़ाम लिखने वाले हैं आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर प्री बोर्ड में जो आप लिख के आए हैं, अगर आप मैच करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डार्विन फिंच किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुकूली विकिरण, लुप्त कड़ी, अभिसारी विकास, संयोजी कड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, अनुकूली विकिरण। एंड आई होप आप लोगों ने यही टिक किया होगा। सेकंड, मलेरिया का वाहक है। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, क्यूलेक्स, मादा एनाफिलीज एडीज और घरेलू मक्खी। तो यहाँ पे मलेरिया का वाहक जो होता है वो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। तो बच्चों आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं एंड कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप अपना नंबर ऐड भी कर सकते हैं इस तरीके से। सो बच्चों आगे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इनका आंसर क्वेश्चन बैंक में भी दिखाने वाली हूँ कि आप कि किस पेज नंबर पे वो आंसर मिल सकता है और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें डाई एसिटिल मॉर्फिन का प्रचलित नाम है। तो आई थिंक ये क्या इसका आंसर आप लोगों ने सही किया होगा। सो इसका करेक्ट आंसर है स्मैक या हेरोइन। इसी तरह आपका जो चौथा ऑप्शन है वो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने वाला साइनोबैक्टीरिया। आपको पता है कि नाइट्रोजन से रिलेटेड जो भी बैक्टीरिया होता है वो होता है नॉस्ट्रोक एंड एनाबीना। तो इसके लिए हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3 बोथ ए एंड बी, मतलब कि पहला और दूसरा दोनों सही है। तो आई होप ये 4 प्रश्न आप लोगों ने अपने प्री बोर्ड के एग्जाम में सही किए होंगे। एंड इसके नीचे आप देख सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम में यूपी बोर्ड से बच्चे रहते हैं उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है। तो जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं वो भी अपना आंसर इसी तरह मैच कर सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि जो भी प्रश्न है वो आपके क्वेश्चन बैंक में कहाँ पर हैं, कितने पेज नंबर पे हैं, जहाँ से आप इस वीडियो के बाद भी स्टडी कर सकते हैं। तो साथ में आप अपने क्वेश्चन बैंक या फिर आपने अगर फेयर बना के रखी है या फिर आपके पास बुक है तो आप उसको लेके बैठना, ताकि आप इसका अगर याद करना चाहें, रिवीजन करना चाहें तो बाद में भी कर सकते हैं। तो बच्चों बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, जो कि है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, तो अभी हम लोग इसको देखने वाले। इसके पहले हम लोगों ने जो भी बहुविकल्पी सॉल्व किए वो केवल 1 नंबर का था। अभी हम लोग जो देखेंगे प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न है अति नर क्या है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन बैंक है तो आप ये क्वेश्चंस हैं तो आप इसके सामने आप इसका नंबर भी देख सकते हैं क्या चीज़ कितने नंबर के हैं। तो सबसे पहले है अति नर क्या है। अति नर का बच्चों यहाँ पे मतलब होता है सुपर मील। तो अगर आप लोगों ने पढ़ा हो सिंड्रोम्स के बारे में, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चल रही थी, वहाँ पे आपको सिंड्रोम दिया गया था, जहाँ पे आपको बोला गया था कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेना है उसके बारे में बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो वही है अति नर। ओके, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आपको जो पढ़ाया गया है वही चीज़ें आपको अति नर में लिखना था, सुपर मील के बारे में लिखना था। तो बच्चों यहाँ पे जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आपको पढ़ाया गया है, आप सबको पता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या 46 होनी चाहिए, तो यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है। मतलब कि उनमें डबल XY, तो यहाँ पे जो XY लक्षण होता है वो नर के लक्षण प्रकट करने लगते हैं, लेकिन 2X होने की वजह से उनमें स्त्रियों के भी लक्षण प्रकट होने लगती हैं। मतलब कि कभी कभी उनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, X गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 2 हो रहती है और साथ में एक Y भी रहता है, और कभी कभी X की संख्या जो होती है वो 3 भी हो सकती है। इस तरीके से उनमें जो लक्षण हो जाती हैं वो सारे लक्षण उनमें नर और मादा दोनों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि
उनमें जो वृषण होते हैं वो अल्प विकसित रह जाते हैं। और आपको पता है जो वृषण होता है वो पुरुषों में पाया जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है, स्त्रियों के समान स्तन भी विकसित हो जाते हैं और इनके शरीर पर बालों की कमी होती है। यद्यपि वाई गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण ये पुरुष होते हैं, परंतु XX गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इनमें स्त्री के जैसे भी लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं और ये नपुंसक होते हैं। और इनमें जो और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं और इनकी जो मानसिक एबिलिटी मतलब मेंटल एबिलिटी जो होती है वो बुद्धू रहते हैं और बहुत ही अति कामुक तथा गुस्से वाले होते हैं। तो इस तरीके के जो लक्षण होते हैं इन्हें हम लोग सुपर मेल बोलते हैं। और अगर इनकी जो गुणसूत्रों की संख्या 3x हो जाती है तो इन्हें हम लोग अति मादाएँ भी बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, बांझ होती हैं। तो इसे मैंने पूरा अच्छे से बता दिया अति नर। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 56 पे, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा सकती हूँ, ये है क्वेश्चन बैंक का आपका पेज नंबर 56, एंड आप यहाँ पे पब्लिकेशन भी देख सकते हैं। तो ये सब सिर्फ बस आपको रिविज़न के पर्पज़ से है। देख लीजिए यहाँ पे जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ये यहाँ पे आप लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सुपर फीमेल, और यहीं पे आपको मिल जाएगा सुपर मेल के बारे में, जहाँ पे ये आप देख सकते हो अति नर और यहाँ पे सुपर मेल है। तो यहाँ पे आपको अति नर के लक्षण पूरे दिख जाएंगे, एंड ये पूरा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम टॉपिक आपको अच्छे से कवर कर लेना था इस क्वेश्चंस के लिए, अति नर के लिए। आगे हम लोग देखेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का क्या कार्य है। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के बारे में। जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं और ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको बताया गया था कि DNA से RNA और RNA से प्रोटीन बनता है। बस उसी का जस्ट अपोजिट आपको कर देना है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है वही RNA से दोबारा DNA बन जाएगा। तो यही होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का कार्य। तो मैं आपको इसको भी पेज नंबर 65 पे आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ अच्छे से। सो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे DNA से RNA एंड RNA से प्रोटीन बन रहा है। ओके, ये है आप लोगों का एक दिशीय आणविक जीव, यहाँ पे लिप्यंतरण हो रहा है। एंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिवर्स फ्लो ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इन्फॉर्मेशन, लिप्यंतरण सूचना का विपरीत प्रभाव। जब इसको करेंगे हम लोग रिवर्स तो यहाँ पे हो जाता है RNA से DNA। बस आपको यही इतना एग्जाम में लिखना था अपने। आगे हम लोग देखेंगे हमारा तीसरा, एकस्व पेटेंट क्या है। तो बच्चों यहाँ पे पेटेंट मैंने आपको अच्छे से बताया है कि पेटेंट के बारे में क्या होता है, एकस्व पेटेंट या फिर एकस्व, और यहाँ पे पेटेंट दोनों चीज़ें मैंने आपको बताया है। एकस्व और इंग्लिश में हम लोग उसको पेटेंट बोलते हैं, इसी तरह जैव पेटेंट भी होता है। तो बच्चों पेटेंट के अंतर्गत आपको बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ की खोज करता है तो सरकार उसे सुरक्षा प्रदान करती है, जिससे उस नाम से कोई और उस उत्पाद को ना बना सके तथा ना ही बेच सके। तो उसी को हम लोग पेटेंट बोलते हैं। आगे है हमारा प्राथमिक लसिकाभ अंग के 2 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों इसका आंसर आपका हो सकता है अस्थिमज्जा और थाइमस। आगे है पवित्र उपवन क्या है। ओके, तो अब हम लोग इसको देखेंगे। तो बच्चों इस प्रश्न का जो आंसर है पवित्र उपवन का, उसको मैं आपको ऐसे बोल दूंगी, और अगर आपको लिखना है, जैसे मैंने अभी पेटेंट के बारे में बताया, अगर आप उसको लिखना है, आप अपने नोट्स में लिखना चाहते हैं तो साथ ही साथ आप लिख सकते हैं। तो पवित्र उपवन भी मैं आपको समझा देती हूँ कि पवित्र उपवन का मतलब होता है जैसे पेड़ों के ऐसे छोटे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से संरक्षित किया जाता है, जहाँ पेड़ को काटना या वन्य जीवों का शिकार करना पूरी तरीके से मना होता है, जिससे वे जैव विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र और स्थानीय देवताओं को समर्पित आध्यात्मिक स्थल बन जाते हैं। और इस तरीके से जो भारत में अभी है वो जीवित जल पुल यहाँ पे है, जड़ से पुल बनता है, और राजस्थान के बिश्नोई गांव के क्षेत्र हैं। तो बच्चों यहाँ पे पवित्र उपवन में बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको धार्मिक रूप से मान लिया जाता है, उनसे धर्म से रिलेटेड कर दिया जाता है कि हमारे धार्मिक पेड़ पौधे हैं, जिनसे उन पेड़ों को न कभी काटा जाता है और न कभी उन जानवरों का शिकार किया जाता है। तो ये होता है पवित्र उपवन। ओके, नाउ आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर आप इसका नोट्स लिखना चाहते हैं पवित्र उपवन का, तो मैं आपको एक बार बोल दे रही हूँ अच्छे से, जैसे आप नोट्स में लिख सकते हैं। तो आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं पवित्र उपवन में कि पेड़ों के ऐसे छोटे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदायों द्वारा धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों से संरक्षित किया जाता है, जहां पेड़ को काटना या वन्य जीवों का शिकार करना वर्जित होता है, जिससे वे जैव विविधता के महत्वपूर्ण केंद्र और स्थानीय देवताओं को समर्पित आध्यात्मिक स्थल बन जाते हैं। जैसे भारत में मेघालय की जीवित जड़ पुल और यहाँ पे
और राजस्थान के बिश्नोई गांव क्षेत्र। ओके, तो इतना आप अपने नोट्स में लिख सकते हो। एंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है अति लघु। तो बच्चों ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाली है, तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अभी लघुत्तरी के करना है और उसके बाद हमें दीर्घ के प्रश्न करने हैं और साथ ही साथ आपको समझाते भी चलना है एंड आपके नोट्स भी बनवाते चलना है इन सब चीज़ों के, तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी एंड आप लोग इसको स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ओके, सो बच्चों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम देते हैं, तो उसको हमको सॉल्व नहीं करना है। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं सॉल्व करा रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न का जो पहला है परिभ्रूण पोष क्या है, एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों अब हम लोगों को यहाँ पे परिभ्रूण पोष की परिभाषा देखना है। तो ये जो होता है बेसिकली बच्चों बीज के अंदर पाया जाने वाला एक पोषक ऊतक होता है जो भ्रूण पोष के विपरीत बीजांडकाय का अवशेष होता है। ओके, आप सबको पता है जब हम लोग बीजांड की संरचना पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भ्रूण पोष था जो पोषण प्रदान करने का काम करता था, लेकिन उसके अतिरिक्त मतलब उसके विपरीत जो बीजांडकाय का अवशेष होता है जो भ्रूण को पोषण देता है उसी को हम लोग बोलते हैं परिभ्रूण पोष। इसमें उदाहरण में आप जैसे लिख सकते हैं काली मिर्च या फिर कॉफ़ी जैसे कुछ बीजों में पाया जाता है। ओके, आई होप इतना समझ में आया होगा। एंड आगे हम इसमें दिया गया है निम्न संकेताक्षरों का पूरा नाम लिखिए। आल्ट ZIFT शिफ्ट, ART का फुल फॉर्म लिखना है एंड GIFT का फुल फॉर्म लिखना है। ओके, यहाँ पे तो ART का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता है और GIFT का फुल फॉर्म गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र होता है। ओके, अब यहाँ पे है कोशिकीय रोध। यहाँ पे देखो हमारा जो तीसरे प्रश्न का पहला था वो कंप्लीट हो गया। परिभ्रूण पोष क्या है उदाहरण में मैंने बता दिया। यहाँ पे इसके फुल फॉर्म लिखने थे ART के और GIFT के। एंड नाउ अब हम लोग देखेंगे कोशिकीय रोध क्या होता है, मतलब सेलुलर बैरियर के बारे में हमें देखना है। तो बच्चों ये वाला जो प्रश्न है सारे सब कुछ आपको पढ़ाए गए हैं। ये है मानव स्वास्थ्य तथा रोग चैप्टर का। तो हम लोग देखते हैं जब प्रतिरक्षा प्रणाली का ये दूसरा स्तर है। ओके, ये जो कोशिकीय रोध होता है ये प्रतिरक्षा प्रणाली का दूसरा स्तर होता है, मतलब कि जिसमें विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं जैसे T कोशिकाएं और B कोशिकाएं शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों को पहचानती हैं और नष्ट कर देती हैं, तो उन्हें हम लोग कोशिकीय रोध कहते हैं। लेकिन अगर शारीरिक रोध की बात की जाए तो वो त्वचा होती है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे है TI प्लाज्मिड क्या है या किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो ये जो TI प्लाज्मिड होता है ये एक विशेष प्रकार का DNA अणु होता है। आगे इसमें बताया गया है जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस नामक मिट्टी के जीवाणु से प्राप्त होता है। ये भी मैंने बता दिया कि किस जीवाणु से प्राप्त होता है, वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस और मिट्टी के जीवाणु से ये प्राप्त होता है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। किन्हीं दो प्रकार के पारिस्थितिक पिरामिड के नाम लिखिए। तो यहाँ पे पिरामिड के नाम लिखना है जो कि आपको क्वेश्चन बैंक के 166 पेज नंबर पे मिल जाएगा एंड ये आपको नोट्स में भी पढ़ाया गया है पिरामिड के बारे में, जहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो पिरामिड होते हैं मैं उनके नाम बता दे रही हूँ, जैसे कि जीव संख्या का पिरामिड और जीव भार का पिरामिड। मैंने यहाँ दो पिरामिड के नाम बता दिए हैं एंड अगर आप इसको अपने नोट्स में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। एंड जैसे हम लोगों ने अभी वेरी शॉर्ट देखा वहाँ पे इंग्लिश में भी नेमिंग थी और हिंदी में भी थी इसके मीनिंग्स। तो यहाँ पे जो इंग्लिश क्वेश्चन है अब नीचे दिया गया है पेरिस्पर्म के बारे में, इसके फुल फॉर्म के बारे में एंड सेलुलर बैरियर के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में बता दिया गया है। अब हम लोग आगे यहाँ पे हम लोगों ने तीसरा प्रश्न देख लिया है। अब हम लोग इसी तरह जो चौथा पाँचवा आगे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न दूसरा जो कि यहाँ पे चौथा प्रश्न है। अब यहाँ पे का खा गा घा 4 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं जो कि एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है। तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है लीडिंग कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, इसके प्रमुख कार्यों को लिखिए। तो लीडिंग कोशिकाएं मैं आपको बता दूं ये वृषण के शुक्रजनक नलिका के बाहर अंतरालीय स्थान में पाई जाती हैं। ओके, इनके जो प्रमुख कार्य होते हैं इनका कार्य आप देख लेना, आपको जो आगे पेज नंबर लिखा है मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ। जैसे बच्चों आप लीडिंग कोशिका के कार्य लिख सकते हैं अपने नोट्स में कि लीडिंग कोशिकाएं नर लिंग हार्मोन एंड्रोजन जैसे कि टेस्टेरोन ये सब स्रावित करती हैं एंड ये सब का श्रावण वो रक्त में स्रावित करती हैं। ओके, तो ये है लीडिंग कोशिकाओं के कार्य और मैंने आपको बता दिया कि जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं वो वृषण के शुक्रजनक नलिका के बाहर अंतराली स्थान में पाई जाती हैं। ओके,
आगे हमारा है जो नेक्स्ट, अनुन्मूलीय पुष्प क्या है, इस प्रकार के पुष्पों की 2 विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों अनुन्मूलीय पुष्प जो होता है इसे हम लोग क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर भी कहते हैं। तो ये ऐसे पुष्प होते हैं, मतलब कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी भी खिलते ही नहीं हैं, और इन्हीं पुष्पों को हम लोग अनुन्मूलीय पुष्प कहते हैं। और इसमें जो उदाहरण है जैसे कि मूंगफली है, खट्टी बूटी है एंड कनकौवा है, ये सारे उदाहरण होते हैं इन पुष्पों के। एंड ये जो पुष्प है आपको याद रखना, ये पुष्प कभी नहीं खिलते, और ये 2025 में भी प्रश्न आ चुका है। आगे है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो आपकी चल रही थी, जिसमें क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे थे, वहाँ पे लिंग निर्धारण के बारे में बताया गया था कि आप मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो बच्चों ये जो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण है, ये है चैप्टर वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। तो वो वाले चैप्टर से मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को लिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ पूरा अच्छे से, जो कि बोला गया है सचित्र वर्णन करने के लिए। तो मैं आपको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो बच्चों अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की अगुणित और द्विगुणित क्रियाविधि। तो यहाँ पे आपको लिंग निर्धारण समझना था। तो नर मधुमक्खी में 16 गुणसूत्र होते हैं और मादा मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र यहाँ पे, और देखो यहाँ पे बोला गया है अगुणित गुणसूत्र और द्विगुणित गुणसूत्र क्रियाविधि। तो 16 गुणसूत्र जो है ये अगुणित है और इसका डबल है 32 गुणसूत्र, 16 16 32। ओके, तो ये द्विगुणित हो गया। तो इसको हम लोग अगुणित और द्विगुणित क्रियाविधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जो 32 गुणसूत्र है इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, और आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन में ये जो 32 गुणसूत्र दोनों आधे आधे बढ़ जाते हैं, 16 16 हो जाते हैं। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि जो समान गुणसूत्र होता है वैसे ही रहते हैं। तो 16 का गुणसूत्र ऐसे हो गया जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है। आफ्टर डैट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे 16 16 16 हो गया। ओके, ये जब शुक्राणु का निषेचन होता है मादा के अंडाणु से, तो ये 32 गुणसूत्र बनता है। और इस तरीके से जो निषेचन होकर आता है, अगर जब 32 गुणसूत्र बन जाते हैं यहाँ पे, तो ये निषेचन के फलस्वरूप मादा मधुमक्खी बनती है। और यहाँ पे जिस चीज़ का निषेचन नहीं होता वो अनिषेक जनन करके नर मधुमक्खी का निर्माण होता है। तो ये था पूरा मधुमक्खी में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। बच्चों अब हम लोगों ने मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया अच्छे से समझ लिया है। अब हमें देखना है हार्डे वेनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिख दिए हैं, जैसे कि जीन प्रवाह, अनुवांशिक विचलन, प्राकृतिक चयन और उत्परिवर्तन। यही सब चीज़ें हैं जो हार्डे वेनबर्ग की साम्यता को प्रभावित करते हैं, जिनके वजह से एलील में परिवर्तन आता है और विकास होता है आगे। तो ये सारे जो थे क्वेश्चन नंबर 4, जिनमें 4 प्रश्न दिए गए थे, का ख गा घ, एंड ये चारों प्रश्न हम लोगों ने कर लिया है। एंड नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, ये सारे मैंने बोला था यूपी बोर्ड के इंग्लिश के बच्चों के लिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जो इंग्लिश में अपना एग्जामिनेशन देने वाले थे। और मैंने यहाँ पे हिंदी के जितने भी प्रश्न हैं मैंने हिंदी में आपको अच्छे से डिटेल में समझाते चल रही हूँ। तो अभी हमारा 18 से 20 मिनट कंप्लीट हो चुका है एंड आगे भी थोड़ा समय लगने वाला है 5-10 मिनट का। तो आप लोग सारे आंसर अच्छे से करके जाइएंगे और आप साथ ही साथ मैच भी करते चलिएगा कि ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सही भी हैं या नहीं हैं। अगर कहीं पे भी रॉन्ग हुआ है, क्वेश्चन गलत है या फिर आपको नहीं पता था वो आंसर, तो आप इसका पूरा आंसर लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आप यहाँ तक अभी तक पहुँच गए हैं तो आगे भी पेशेंस के साथ बैठिएगा और सारे आंसर अच्छे से देखेंगे। ओके बच्चों, अब हम लोग देखेंगे हमारा 5वां प्रश्न। तो ऐसे ही 5वें प्रश्न का का, ख और नीचे और भी प्रश्न है गा, घा, तो उन सबको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें फैमिली ट्री के बारे में पूछा गया है, वंश वृक्ष के बारे में पूछा गया है, इसका वंशावली विश्लेषण में क्या उपयोग है। तो बच्चों मैं इसको भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो आप अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं। तो इसका जो वंश वृक्ष होता है तो ये एक प्रकार का चार्ट होता है या आरेख होता है जो किसी व्यक्ति के परिवार की कई पीढ़ियों के बीच के संबंधों, वंशावली को दर्शाता है, जिससे पता चलता है कि लोग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, जिसे हम लोग वंशावली विश्लेषण कहते हैं। ओके, और उसी तरह हम लोग वंश वृक्ष में इसका उपयोग क्या होता है हम लोग देखेंगे। किसी विशिष्ट लक्षण या
आनुवंशिक विकार के पीढ़ियों में फैलने के पैटर्न को समझने या जानने के लिए कि वो कैसे एक दूसरे में फैलती है या भविष्य में संतानों में उसके होने की संभावना या अनुमान लगाने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं वंशावली विश्लेषण का। ओके, जो फैमिली ट्री होता है उसका हम लोग उपयोग इसलिए करते हैं ये देखने के लिए कि क्या इसकी पीढ़ी में कोई बीमारी थी या नहीं थी, और या फिर कोई बीमारी आने वाले पीढ़ी में हो सकती है या नहीं हो सकती है। लिंग सहलग्न जो बीमारियां होती हैं जैसे कि एक्स सहलग्न और वाई सहलग्न जो बीमारियां होती हैं उन सबको हम लोग देखने के लिए, पढ़ने के लिए ये वंशावली विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। एक फैमिली ट्री बनाते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इनके जो मम्मी पापा हैं या उनसे पहले पूर्वज के बारे में बनाते हैं कि इनकी आपके मम्मी के माता पिता कौन थे और पापा के माता पिता कौन थे। अगर उनसे भी पहले की पीढ़ी के बारे में पता है तो हम लोग उसको भी उसमें ऐड कर देते हैं। और आने वाली संतान में भी हम लोग देखते हैं कि नर थे या मादा थे, तो हम लोग बीमारियों के बारे में देखते हैं कि पीढ़ी में कोई पहले की पीढ़ी में कोई बीमारी थी तो आने वाली जनरेशन में वो बीमारी आई है या नहीं आई है तो बेटे में आई है या फिर बेटी में आई है। तो ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हम लोग फैमिली ट्री का यूज़ करते हैं। तो आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोगों को देखना है प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की हम लोगों को 3 प्रावस्थाएं पढ़नी हैं। तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र जो होता है इसको हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं। एंड ये जो चक्र होता है बेसिकली बच्चों ये यूज़ किया जाता है कि प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र में बताया जाता है कि कोई जो बीमारी होती है प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया, वो कैसे एक व्यक्ति को होता है और कितने दिनों में होता है और उसका जीवन चक्र कितने दिनों में कंप्लीट होता है किसी व्यक्ति के शरीर में। तो वही इसमें जीवन चक्र में समझाया जाता है। सो बच्चों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र है जो कि मच्छर परपोसी से स्टार्ट होकर कि कैसे ये परिवर्धन होता है, कैसे स्पोरोजोइड्स का निर्माण होता है, उसके बाद इसमें विभाजन होता है। एंड ये विभाजन होने के बाद इनमें जब ये कोशिकाएं फट जाती हैं तो एक केमिकल रिलीज़ करती हैं जिसे हीमोजोइन बोला जाता है। फिर आगे चल के कैसे इसमें पूरा युग्मनज बनता है, युग्मक जनन होता है, फिर कैसे निषेचन होता है, ये पूरा परिवर्धन, ये पूरा इसमें अच्छे से डिटेल में समझाया गया है। तो बच्चों इसको आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एंड अगर इसमें कहीं पे भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने लगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से जीवन चक्र आपको समझा दूँगी। सो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा प्रश्न है वो है खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझाइए। तो बच्चों मैंने आगे पेज नंबर लिख दिया है तो आप लोग यहाँ पे आप ओपन करके देख सकते हैं जितने भी प्रश्न के आगे लिखा है। तो आप 2026 की लेना है क्वेश्चन बैंक राजीव की, जहाँ पे मैंने अच्छे से ये जो पेज नंबर है लिखा है और आप लोग वहाँ पे जब ओपन करेंगे तो आपको वहाँ पे ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर प्रश्न बच्चों क्वेश्चन बैंक से ही आया है। तो अगर आप क्वेश्चन बैंक जो आपको मिलती है अगर आप उसको अच्छे से पढ़े रहे होंगे तो आज का आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से गया होगा। एंड अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले बच्चों ये वीडियो बनाने में तो बहुत ही मेहनत लगती है एंड ये सारे क्वेश्चंस ढूंढने में एंड आपको ये सारे समझाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए आप वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं। एंड अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो आप उसको भी कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जो हमारा तीसरा प्रश्न है खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका समझाइए। अभी हम लोग देखेंगे कि जो खाद्य उत्पाद है उसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी क्या भूमिका है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों घरेलू उत्पाद तथा सूक्ष्म जीव चैप्टर से लिया गया है। ये प्रश्न मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपका है पेज नंबर 121 पे मिल जाएगा। जो बच्चों के पास ये होगा उसमें आप लोग जाके अच्छे से ये जब पेज नंबर ओपन करेंगे तब आप लोग देख सकेंगे कि खाद्य पदार्थ में सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। सो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि ये 2025 में आया हुआ प्रश्न भी है और आप लोग देख सकते हैं सूक्ष्म जीवों के महत्व। तो सूक्ष्म जीव मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, जीवाणु एवं कवकों का अत्यधिक औद्योगिक महत्व है। तो हम लोग देख सकते हैं जीवाणु कई प्रकार के उद्योगों में अत्यंत महत्वपूर्ण। जैसे हम यहाँ पे खाने पीने की चीज़ पूछी गई है तो यहाँ पे मक्खन, पनीर, दही आदि बनाने के लिए या फिर आदि बनाने में जीवाणु के विभिन्न जातियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस होता है, एस क्रिमोरिस होता है, एस थर्मोफिलस होता है आदि। विभिन्न जीवाणु दूध को लैक्टोज शर्करा पर किण्वन क्रिया करके लैक्टिक अम्ल बना देते हैं जिससे वह खट्टा हो जाता है और दही बन जाता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें लिख सकते थे। एंड अगर आप लोगों ने इसको पढ़ के गया होगा तो आपका एग्जाम भी अच्छा गया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग को मैं पेज नंबर भी बता दी और ये टॉपिक भी बता दूँ तो आप लोग वहाँ पे खोल के आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं।
तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट प्रश्न पे, जो कि है सूक्ष्म प्रवर्धन को समझाइए या फिर समाकलन क्या है। तो इसको मैं आपको बोल दे रही हूँ, आपको नोट्स में लिखना है तो लिख लीजिए, और बाकी मैं आपको इसको अच्छे से समझा भी देती हूँ कि जो सूक्ष्म प्रवर्धन होता है ये एक टेक्निक है, मतलब कि इसको प्रयोगशाला में ऊतक संवर्धन द्वारा तेजी से बड़ी संख्या में आनुवंशिक रूप से क्लोन बनाने की विधि है। क्लोन मतलब होता है कि कोई एक पौधा है तो उसके सेम टू सेम दूसरा पौधा बनाने की ये विधि होती है, और ये प्रयोगशाला में किया जाता है, जिसे हम लोग टिश्यू कल्चर बोलते हैं, जिसमें बहुत ही तेज़ी से बड़ी संख्या में बनाया जाता है इसको। और ऐसे पौधों को समाक्लोन कहते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन क्या हो गया कि प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर के थ्रू, मतलब ऊतक संवर्धन के थ्रू कोई भी पौधा बहुत ही तेज़ी से उगाया जाता है। आनुवांशिक रूप से वो समान होते हैं एंड मतलब क्लोन होते हैं, विधि है। और इसमें जो पौधे बनाए जाते हैं, जो तैयार होते हैं, जो एकदम सेम टू सेम दिखाई देते हैं, उसे हम लोग सोमा क्लोन कहते हैं। ओके, तो ये पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। जो इसमें आप लोग और भी समझ सकते हैं, जो मूल पौधे के समान होते हैं, लेकिन कभी कभी सोमा क्लोन जो होते हैं, सोमा क्लोन भिन्नता के कारण उनमें कुछ नए गुण भी विकसित हो जाते हैं जो कृषि के लिए उपयोगी हैं। और वो जो नए गुण एडिशनल उसमें ऐड किए जाते हैं वो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब बीमारियों से लड़ने की जो भी क्षमता होती है उसको ऐड कर लिया जाता है। तो ये क्या होता है, कभी कभी लक्षण ये भी ऐड हो जाते हैं। एंड ये एक टिश्यू कल्चर में, मतलब इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है बहुत ही भारी मात्रा में। तो ये हो गया सूक्ष्म प्रवर्धन, एंड उसी के जैसे सेम टू सेम दिखने वाले पौधे को हम लोग सोमा क्लोन कहते हैं। नाउ आई होप ये सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आगे इस क्वेश्चन पेपर में और भी प्रश्न हैं जो कि हम लोग अब आने वाले वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ऊपर आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन वही सेम है। एंड अब हम लोग देखेंगे हमारा 6th प्रश्न, जो कि हमारा 6वां प्रश्न है। प्रतिरक्षी की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षियों के 2 प्रकार के नाम लिखिए। ओके, अब यहाँ पे हमें प्रतिरक्षी की संरचना के बारे में पढ़ना है। आपको अगर याद हो तो मैंने प्रतिरक्षी के बारे में आपको पढ़ाया है। ये एक प्रतिरक्षी अणु जो होता है वाई आकार की एक संरचना होती है। ओके, और ये एक प्रोटीन की बनी होती है। ओके, जो प्रतिरक्षी होती है वो विशिष्ट प्रोटीन होती है, और इनका जो कार्य होता है बच्चों, वो जो प्रतिरक्षी अणु होता है वो विभिन्न रोगजनक या बाह्य पदार्थ को नष्ट करने का कार्य करता है। ये होता है प्रतिरक्षी या फिर एंटीबॉडी का काम होता है। जो भी प्रतिजन होता है उनके प्रति अनुक्रिया करके उन्हें नष्ट करने में ये सहायता करते हैं। और जब हम लोग इसकी संरचना के बारे में देखा था, जो वाई आकार का होता है, तो इसमें हम लोगों ने इनकी संरचना में देखा था कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का ये बना होता है, जिसमें 2 श्रृंखलाएं लाइट होती हैं, मतलब हल्की श्रृंखलाएं होती हैं, और 2 श्रृंखलाएं हैवी, मतलब भारी श्रृंखलाओं का होता है। और इनमें सभी में डाइसल्फाइड बंध आपस में जुड़े होते हैं। इतना आप लोगों को मैंने समझा दिया है। अगर नोट्स बनाना हो तो आप लिख लेना, नहीं तो आप लोगों को ये आपके बुक में, नोट्स में एंड पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। आगे है खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में। यहाँ पे है चारण खाद्य श्रृंखला और अप्रद खाद्य श्रृंखला में अंतर बताइए। सॉरी, मेरे को लगा। तो यहाँ पे है अब चारण खाद्य श्रृंखला और अप्रद खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे इसके बारे में। सो बच्चों अब हम लोग देखेंगे ये हमारा जो प्रश्न है, चारण खाद्य श्रृंखला और अप्रद खाद्य श्रृंखला के बारे में हमें देखना था। तो मुझे लगा ये खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल है, बट ये दूसरा प्रश्न है, तो इसको मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो बच्चों इसमें हमें अंतर लिखना है, तो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी कि जो चारण खाद्य श्रृंखला होता है, इनकी जो शुरुआत होती है वो हरे पेड़ पौधे से होती है, और जो अप्रद खाद्य श्रृंखला होती है, इनकी जो शुरुआत होती है वो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से, मतलब अपरद से होती है। और उसके बाद जो इनका मुख्य स्रोत होता है ऊर्जा का, वो होता है सूर्य का प्रकाश। और इनका जो अप्रद खाद्य श्रृंखला का ऊर्जा का स्रोत होता है वो होते हैं वैसे ही जो सड़े गले चीज होते हैं, मृत जीवों के जो अवशेष होते हैं, वो उनका ऊर्जा का स्रोत होता है। और इसमें जो मुख्य जीव हैं वो होते हैं हरे पौधे, शाकाहारी मांसाहारी जीव आते हैं। लेकिन इसमें जो अपघटक होते हैं, जो सड़े गले चीज़ों पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, जैसे कि कवक, जीवाणु या फिर कोई सूक्ष्म जीव, तो उन सब जीवों को रखा गया है। और ये जो होते हैं, ये ऊर्जा का जो प्रवाह होता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा मुक्त करते हैं। ओके, लेकिन ये जो होते हैं हमारे पर्यावरण से ऊर्जा का पुनः उपयोग करते हैं। तो इसका मैं आपको उदाहरण बता दे रही हूँ। जैसे घास है, घास को हिरन खाता है और हिरन को एक शेर खा सकता है। ओके, लेकिन
अपरद में क्या होता है, जैसे कि मृत पत्तियां हैं जो पेड़ों से गिर जाती हैं, उनको कोई केचुआ खाएगा और फिर उसको बैक्टीरिया, तो ये होता है अपरद खाद्य श्रृंखला। नाउ आई होप ये चीज़ें आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। एंड अगर आपको ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हो सके तो मैं आपको स्क्रीन पे भी लगा दूंगी, जहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आगे है जैव विविधता हॉटस्पॉट की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। भारत में एक हॉटस्पॉट का नाम लिखिए। तो मैं आपको अच्छे से ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड इसी तरह हमारा एक प्रश्न और है, एंड अगर आगे और भी प्रश्न दिए गए होंगे तो मैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी बच्चों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई। इससे पहले इतनी लंबी वीडियो कभी भी रिकॉर्ड नहीं की गई है, लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, 30 मिनट्स की हो गई है। बट आई होप कि आप लोग इसको पूरा आखिरी तक देखेंगे, एंड जितनी मेहनत मैंने किया है उतना आप लोग भी करके इसको पूरा अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो बच्चों, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हॉट स्पॉट के बारे में। हॉट स्पॉट से क्या तात्पर्य है? भारत में स्थित 2 तप्त स्थलों के नाम लिखिए। तो ये प्रश्न सेम टू सेम यहीं से लिया गया है। एंड मैंने आपको पेज नंबर भी बता दिया था कि पेज नंबर आपका 171 है। इसको आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे बता दिया गया है हॉट स्पॉट क्या होता है, और उदाहरण जो भारत में है वो है पूर्वी हिमालय और वेस्टर्न घाट। अगर ये आप एक बार पढ़ लेना, ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, तो इसको मैं अच्छे से सेपरेट वीडियो में समझा दूंगी। ओके, अब हम लोग चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उसकी तरफ। तो बच्चों, हमारे अब नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया है BOD का पूर्ण रूप लिखिए। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है बच्चों वो होता है जलाशय के पानी या सैंपल में जैविक रूप से निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थ की माप जैवीय ऑक्सीजन मांग या फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है। सो बच्चों, ये सारे प्रश्न हमारे हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे हमारा आगे जो प्रश्न दिया गया, इसको मैं जल्दी से कंप्लीट करना चाहती हूँ। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप ज़रूर पूछिएगा। बाकी अगर मैंने जितना भी इसको एक्सप्लेन किया है समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आगे हम लोग देखते हैं हमारा प्रश्न। सो बच्चों, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न है वो है एक प्रारूपी आवृत बीजी भ्रूण कोश मादा युग्मकोद्भिद की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे बेसिकली आपका जो प्रश्न है इतना घुमा के पूछा गया है। यहाँ पे सीधा सीधा जो प्रश्न है मादा युग्मकोद्भिद मतलब कि बीजांड की संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र सहित वर्णन करना था। आप लोगों को एक बीजांड की संरचना बनानी थी, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना था। एंड बीजांड के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है, एंड उसकी प्लेलिस्ट में वीडियो है भी। आगे है ग्राफी पुटक मतलब ग्राफियन फॉलिकल का एक नामांकित चित्र बनाना है, और आर्तव चक्र का नियमन करने वाले 3 हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य लिखिए। आर्तव चक्र समझाया गया है। आर्तव चक्र के नाम से एक सेपरेटेड वीडियो है, उनमें कौन से हार्मोन्स होते हैं वो भी आप लोगों को बताया गया है। बाकी मैंने पेज नंबर लिख दिया, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड इसमें और करके था अथवा करके था, तो आप चाहे बीजांड की संरचना बना देते या फिर ग्राफियन फॉलिकल के बारे में आप कर देते। यहाँ पे इंग्लिश क्वेश्चन वापस से दिया गया है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए था ये। आगे हमारा जो 8वां प्रश्न है वो है मनुष्य में कोई 2 लिंग संलग्न अप्रभावी विकारों के नाम लिखिए। वर्णांतता की वंशागति को उपयुक्त चित्र सहायता से समझाइए। तो बच्चों, ये जो अभी आपको 1-2 दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया था, वहाँ पे वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में हीमोफीलिया और वर्णांतता 2 प्रश्न बोले गए थे। अच्छे से पढ़ लेना। वही प्रश्न यहाँ पे पूरा अच्छे से डिट्टो वही पूछ लिया गया है कि वर्णांतता के बारे में आपको बताना है। बाकी यहाँ पे 2 लिंग संलग्न बोले हैं, तो जो 2 लिंग संलग्न बीमारियाँ हैं वो है वर्णांतता और होता है दूसरा हमारा हीमोफीलिया। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एंड अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे सेम वैसे ही है, आप पेज नंबर पे वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो आपका प्रश्न है यहाँ पे वर्णांतता, तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि जो वर्णांतता होता है बच्चों, ये इस रोग से पीड़ित जो व्यक्ति होते हैं वो प्रायः लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो इसको लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। और बच्चों, ये जो रोग होता है जीन अप्रभावी होता है और लिंग गुणसूत्रों में ये X गुणसूत्र पर स्थित होता है, मतलब कि ये Y गुणसूत्र पर इसका कोई भी एलील नहीं पाया जाता है। और ये आप सबको पता है कि अगर ये जो
डिसीज़ है, अगर एक्स गुणसूत्र पर पाया जाएगा तो जो मेल होते हैं, पुरुष होते हैं, उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो होती है लिंग साहलंग की वो एक्स और वाई होती है। तो पुरुषों में एक्स गुणसूत्र केवल एक ही पाया जाता है। तो अगर ये एक्स गुणसूत्र पर प्रभावी रूप से रहा तो पुरुषों में ये प्रभावी रूप से बीमारी दिखाई देगी। लेकिन स्त्रियों में 2 एक्स होता है गुणसूत्रों में, तो अगर वो एक एक्स गुणसूत्र पे अगर जीन को डैमेज करता है तो ये वाहक स्त्रियाँ होंगी और इनमें ये डिसीज़ प्रभावी रूप से नहीं दिखाई देती हैं। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया वर्णांता के बारे में। एंड ये वर्णांता में जो भी होता है, जो कलर पहचान नहीं पाते हैं, एंड ये कौन से मतलब कि यहाँ जो लिग्न सहलग्न पूछा गया है तो ये कौन से गुणसूत्र पे होते हैं उसको भी मैंने आपको बता दिया है। 2 लिग्न सहलग्न बोला गया तो इसमें आप लोग हीमोफीलिया पढ़ सकते हैं। ओके, तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। इस रोग में आंतरिक अथवा बाह्य घाव होने पर रुधिर या तो जमता नहीं अथवा बहुत धीरे धीरे जमता है, अर्थात घाव से निरंतर रुधिर स्राव होता है, जो असावधानी रखने पर जो भी रोगी होती है उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ओके, तो ये रुधिर में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण भी ऐसा होता है। तो मैंने आपको हीमोफीलिया के बारे में बता दिया क्योंकि यहाँ पे 2 लिंग सहलग्न के बारे में पूछा गया था। आगे है अल्कोहल कुप्रयोग के प्रभाव एवं उसके रोकथाम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो बच्चों आपको सबको पता है, या फिर हम ड्रग्स लेंगे या अल्कोहल लेंगे तो ये एक प्रकार का नशीला पदार्थ है जो हमारी हेल्थ के लिए और समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए बहुत ही दुष्प्रभाव हो सकता है। तो आप इसके कुप्रभाव जो भी हैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा 8 प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। एंड अब हमारा यहाँ पे जो पूरा 8th क्वेश्चन था कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इस प्री बोर्ड में जो भी क्वेश्चन थे उनका जो लॉन्ग वाला प्रश्न है, 9th प्रश्न आखिरी प्रश्न है बच्चों। तो अब हम लोग देखेंगे आखिरी प्रश्न। तो अभी तक आप जो बच्चे यहाँ तक पूरा बिना वीडियो को रोके पूरा अच्छे से देखा है तो वो सारे बच्चे अभी तक, अगर आपने चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले उसको लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं और जो भी है सब तक आप लोगों तक पहुँचते रहे, सारी वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लग गया है। एंड मुझे तो नहीं लगता कि सारे बच्चे इतनी देर तक वेट करते करते पढ़े होंगे, बट जो भी पढ़े हैं उनके लिए कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि आप लोगों का ये जो भी आप लोगों ने यहाँ पे टाइम दिया है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। एंड आपको ये आधे घंटे में इनके सारे वीडियोस, सारे क्वेश्चंस के आपके सारे नोट्स मिल गए हैं। एंड आप इनको लिख भी सकते हैं एंड ये लेक्चर आप दोबारा देख भी सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल भी, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है, हम लोग देखेंगे इसका आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न में है सहोपकारिता का एक उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, या सहभोजिता से कैसे भिन्न है। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपको पढ़ाया गया है सहोपकारिता के बारे में और सहभोजिता के बारे में। तो इसको भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ एंड अथवा में करके आपको दिया गया है। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि है जैवमंडल रिजर्व और प्राकृतिक वर्ण मतलब नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले सहोपकारिता के बारे में बता देती हूँ। तो सहोपकारिता में आपको पता है कि ये 2 जाति के जीवों का साथ रहना जिनमें दोनों का लाभ पहुंचता है। ओके, किंतु प्राकृतिक दशाओं में अलग अलग नहीं रह सकते, सहोपकारिता कहलाता है। तो सहोपकारिता में बच्चों आपको यही बताया गया कि दोनों जीव जो आपस में रहते हैं उनमें दोनों को लाभ पहुंचता है। एंड यहाँ पे सहभोजिता से ये कैसे भिन्न है तो इसको भी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ। तो बच्चों सहभोजिता में एक जंतु जो होते हैं उनको लाभ होता है और एक जो दूसरा जंतु होता है उनको न लाभ होता है और ना हानि होती है। तो यहाँ पे किसी को हानि नहीं होती है, लाभ केवल एक को होता है। एंड सहोपकारिता में मैंने आपको अभी बता दिया कि जो सहोपकारिता होता है उसमें जो 2 जातियाँ होती हैं उनमें दोनों को लाभ पहुँचता है। आगे है जैवमंडल रिजर्व, इसको हम लोग देख लेंगे। और बच्चों इसमें जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बताए हैं। एंड ये जो एक लास्ट क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक वर्ण, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको पता होगा तो। बाकी ये क्वेश्चन आपको अपने मन से करना है, लेकिन यहाँ पे मैं एक प्रश्न आपको बता देती हूँ जैवमंडल रिजर्व के बारे में। ओके, तो बच्चों ये जो जैवमंडल रिजर्व होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक संरक्षण क्षेत्र है जिस क्षेत्र के अंतर्गत मतलब कि इसको कुछ भागों में बांटकर विशिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार जीवों को संरक्षित किया जाता है। ओके, तो ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे जीवों को संरक्षित किया जाता है और ऐसे बहुउद्देश्य आरक्षित क्षेत्र जिनके द्वारा
किसी भी पारितंत्र में विविधता बनाए रखी जाती है उसे हम लोग जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। लेकिन इनका जो हम लोग देख सकते हैं आगे, इन क्षेत्रों में वन्य जंतुओं तथा पौधों की जातियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। ये इनका मुख्य उद्देश्य। ओके, ये जो आरक्षित क्षेत्र हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं या फिर रिजर्व क्षेत्र जो होते हैं, इनका उद्देश्य जो होता है जो जंतु होते हैं, वन्य जंतु होते हैं और पौधे की जो जातियाँ होती हैं उनको सुरक्षा या फिर संरक्षण प्रदान किया जाता है। और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पादपों तथा जंतु समुदायों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के फलने फूलने दिया जाता है। नाउ आई होप ये सारे क्वेश्चंस एंड डाउट आप लोगों के आज के क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों, आज का वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए ज़रा सा भी ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।